सुमन और सुधीर की बहू राधिका दिखने में बहुत सुंदर थी। छोटी सी उम्र की राधिका की शादी सुमन के बेटे से जबरदस्ती हुई थी। तेरे बाप ने तो मेरे बेटे को फंसाकर शादी कर ली। अरे नहीं तो इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए। राधिका, हम लोग तुझे कभी इस घर की बहू नहीं मानेंगे। ये शादी ही गैर कानूनी है। तभी वहां राधिका का पति रोहन आ जाता है। अच्छा माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मेरा खाना तो दे दे। राधिका खाना लेकर आती तो है, लेकिन माँ, इस मनहूस लड़की को बोल दे कि मेरे सामने ना आया करे। एक तो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है, ऊपर से बीवी बनने की कोशिश कर रही है। राधिका रोने लगती है। फैसला गांव का था, मेरा नहीं। शादी के लिए आप लोगों ने भी तो हाँ की थी, नहीं तो कैसे होती शादी। पंचों का फैसला था ना कि मेरी शादी आपसे हो। हाँ तो तेरे बाप की जमीन का कब्जा किया था हम लोगों ने, क्योंकि वो वक्त पर ब्याज नहीं दे पाया था। अब तेरी शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं, तो क्या मेरे बेटे से तेरी शादी करा दे? लेकिन पूरा गांव जानता है कि रोहन मुझसे प्यार करते थे। हम दोनों के बीच प्यार था और हम दोनों को कई बार लोगों ने घूमते हुए भी देखा था साथ में। अरे शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बनाई थी वो तो। अरे छोड़ ना बेटा, क्यों ऑफिस जाते वक्त समय बर्बाद कर रहा है ऐसी लड़की पर। तभी वहां रोहन की बहन आ जाती है। बेटा, जरा इसके लिए कोई लड़का तो देख, इसे घर से निकाले, फिर इस राधिका से निपटते हैं। क्या माँ, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। भैया की शादी तो करवा दी ना जिससे वो प्यार करते थे, फिर मेरी भी करवा दो ना राहुल से। रोहन को गुस्सा आ जाता है। शर्म नहीं आती तुझे? ये जो खड़ी है ना, इससे मैं प्यार व्यार नहीं करता था। वो तो मैं बस ऐसे ही घूम रहा था, शादी थोड़ी ना करता। वो तो पंचायत का फैसला था इसलिए। क्या भैया, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। वैसे भी भाभी जब से घर आई है सब अच्छा ही हो रहा है। कहाँ तो तुम नौकरी की तलाश कर रहे थे, शादी के बाद सरकारी नौकरी लग गई। और माँ, तू हमेशा शरीर की बीमारी का रोना लगा कर रखती थी। भाभी ने तेरे शरीर में मालिश कर करके तुझे खड़ा कर दिया। और पिताजी, आपके खेतों का हाल तो पूरा गांव जानता था, लेकिन आज देखिए। राधिका को सब्र होता है कि कोई तो है इस घर में जो उसका साथ दे रहा है, कि तभी घर में पंचायत से एक आदमी आता है। और सरपंच जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो क्या है ना, राधिका बिटिया से मिलने आए थे। उसका हिसाब किताब तेज है, तो गांव के पैसे का बजट इस बार उसी से बनवाना है। सास को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, तो ले जाइए ना इसे, वैसे भी हमारे तो किसी काम की है नहीं। और देखो ठकुराइन, राधिका को तुम्हारे बेटे ने धोखा दिया था। यह हमारे गांव की परंपरा नहीं है। और उसके पिता की जमीन भी तुम लोगों ने हड़प ली, कर्जे पर बहुत ज्यादा ब्याज लगाकर। ये न्याय का गांव है और यहाँ हर किसी को पंच पर भरोसा है। जो फैसला गांव का है उसे मंजूर करो, वरना गांव छोड़ दो। अरे नहीं 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 सरपंच जी, कैसी बात कर रहे हैं? राधिका बेटा, जरा देख ले सरपंच जी क्या बोल रहे हैं। और तुम रोहन की माँ, जाओ लस्सी लेकर आओ। राधिका घर का सारा काम करती। घर वालों की पसंद ना होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो पूरे परिवार का ख्याल रखती। लेकिन एक दिन, माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा। शादी करूंगा नहीं भैया, मेरी शादी करवाओगे राहुल से। तू चुप कर, हमेशा खुद के बारे में ही सोचती रहती है। मैं अपने ऑफिस की मीरा से शादी करने वाला हूँ माँ। अरे बेटा, राधिका को तू छोड़ नहीं सकता, वरना हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं इसे तो नहीं छोड़ूंगा, दिखाने के लिए ये भी घर में रहेगी, लेकिन मीरा को मैं अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। पास खड़ी राधिका रोने लगती है। उसे उम्मीद होती है कि किसी दिन तो उसका परिवार उसे अपना लेगा। फिर मैं यहाँ क्या करूंगी?
मुझे तलाक दे दीजिए, मैं पापा के घर जा रही हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप इस घर की बहू हैं, आप क्यों जाएंगी? भैया, पहली बीवी होने पर दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, पता है ना? उसे ज्यादा कानून के पाठ मत पढ़ा। अरे जा रही है तो जाने देना। राधिका घर चली जाती है। रोहन मीरा को घर ले आता है माता पिता से मिलवाने। अरे ये तो बहुत बड़ी सी लग रही है, राधिका तो छोटी लगती थी। हाँ माँ, राधिका की उम्र मेरे जितनी थी और ये मुझसे 5 साल बड़ी है। अरे बेटा, अपने से बड़ी लड़की घर लाने की क्या जरूरत है? फिर शादी भी तू नहीं कर सकता जब तक वो राधिका से तलाक नहीं हो जाता। हाँ बेटा, वैसे भी मुझे ना कुछ खास जची नहीं है। और ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं इसने? मीरा सबकी बात सुन रही थी। देखो, ऐसे ही ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं। बोले जा रहे हो चपड़ 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 चपड़। शादी तो मेरी रोहन से ही होगी, सब पता है मुझे इसकी पहली शादी के बारे में कैसे हुई थी। अरे कैसी बात कर रही हो? राधिका की तो हमने कभी इतनी आवाज नहीं सुनी। अरे नहीं नहीं, हमें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं तो अभी राधिका को जाकर ले आती हूँ। जिंदगी मुझे काटनी है तो पसंद भी मेरी होनी चाहिए ना। तू अपना देख ले माँ। अरे बेटा, तू राधिका को धोखा कैसे दे सकता है? वो कितना प्यार करती है तुझसे। और फिर बेटा, वो बहू जैसी दिखती है, बहू की तरह रहती है, और उसका पैर हम लोगों के घर के लिए कितना शुभ है। देखिए, मैं भी तो आई हूँ आज। कोई ना कोई शुभ खबर तो मिल ही जाएगी, फिर तो बना लेंगे ना मुझे बहू। तभी वहां रीटा रोते रोते आती है। मैं जान दे दूंगी माँ, मुझे नहीं जीना। अब मैं जीकर क्या करूंगी? माँ, राहुल की शादी होने वाली है किसी और से। अरे कैसी बात कर रही है रीटा? पूरे गांव के लोगों को पता है कि राहुल तुझसे प्यार करता है। अब मैं पंचों के पास जाऊंगा, उन लोगों से बात करूंगा। तू परेशान ना हो बेटा। और क्या, ये कोई बात होती है? इतने साल से वो तेरे साथ था, तुम लोग घूमते फिरते थे, हर किसी को पता था कि कल को तुम दोनों की शादी होगी। ऐसे में वैसे भी तुझसे शादी कौन करेगा? पापा, आप सरपंच जी के पास जाइए, ना हो तो राधिका को साथ ले जाना, वो राधिका को मानते हैं। हाँ हाँ, रोहन सही कह रहा है, राधिका को ले जाइए साथ में। नहीं, बिल्कुल नहीं। राधिका तो चली गई है ना। अरे ना करे राहुल रीटा से शादी, लेकिन राधिका के पास इस घर से कोई नहीं जाएगा। देखा भाई, जो तूने भाभी के साथ किया वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे मेरी गलती का एहसास है बहन, मुझे माफ कर दे। मैं राधिका से ही प्यार करता हूँ, वही मेरे घर के लिए सही है। मीरा के पैर पड़ते ही देखो तो कितनी बड़ी टेंशन आ गई इस घर पर। सभी परिवार वाले मिलकर राधिका को घर ले आते हैं और उसे बहुत प्यार से रखते हैं। राधिका के कहने से रीटा की शादी भी राहुल से हो जाती है। राकेश का पूरा परिवार काला था, लेकिन समाज में उन लोगों की प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान काफी था। राकेश की शादी की जब बात शुरू हुई तो शहर की एक से बढ़कर एक रिश्ते आए। अरे आपके घर हमारी लड़की की शादी हो जाती है तो हम तो समझो गंगा नहा लेंगे। कैसी बात करती हैं? आपकी लड़की की अपनी खूबी है, गोल्ड मेडलिस्ट है आपकी बेटी, पढ़ने में होशियार, घर को संभाल लेगी, और क्या चाहिए। राकेश को भी रिद्धि पसंद आ जाती है। बेटा राकेश, कुछ बात करनी हो तो कर लो। नहीं माँ, आप लोगों को ठीक लग रहा है तो बस ठीक ही है मेरे लिए भी। रिद्धि की शादी राकेश के साथ हो जाती है। फिर शादी के बाद कौन सी शर्ट पहनूं? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों सेम रंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, अच्छा लगेगा। रिद्धि राकेश की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे खुद की शक्ल देखिए, मैं तो कुछ भी पहन लूं सूट करता है, तो अपना देखो, खाले कलूटे कहीं के।
पति को रिद्धि की बात पर बहुत शर्म सी महसूस होती है कि वो काला है। फिर भाभी भाभी शादी की फोटो आ गई है, चलो ना देखते हैं। रिद्धि ननद के साथ फोटो देखने बैठ जाती है। भाभी दादी को देखो ना, कितने प्यार से आपको देख रही है ना। अरे देखेगी नहीं क्या, पोते की बहू है, बड़ी ही किस्मत वाली है मेरी सास। वो यही देख रही है कि वो कितनी किस्मत वाली है। अरे काले काले लोगों के बीच में गोरी लड़की देखकर खुशी तो होगी ना। क्या पता उनकी भी इच्छा रही हो कि उनकी होने वाली बहू गोरी हो, लेकिन पल्ले पड़ गई आप सासू मां। रिद्धि की बात पास खड़े ससुर जी सुन रहे थे। उसे बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब तो आए दिन रिद्धि की आदत हो जाती है कि वो अपने ससुराल वालों को भला बुरा कहती रहती। फिर एक रोज, अरे आंटी, आपकी बेटी मिनी कहाँ है? मुझे जरा बाजार तक जाना था, क्या वो मेरे साथ चलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। मिनी, मिनी, देख पड़ोस की रीना आई है, सुन क्या कह रही है। तभी वहां रिद्धि आ जाती है, जो रीना को देखकर कहती है, अरे ये लड़की कौन है? ये हमारी पड़ोसन है रीना, इसे जरा बाजार तक जाना था तो मिनी को लेने आई है, दोनों सहेलियां हैं ना। बाजार? ओहो बाजार तो मुझे भी जाना था, लेकिन चलो तुम दोनों आगे चलो, मैं पीछे से आती हूँ। अरे पीछे से क्यों, तुझे बाजार ही जाना है कुछ लेने, तो चली जा इनके साथ। ओह प्लीज माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? इन काले पीले लोगों के साथ जाऊंगी मैं, तो मुझे भी इनके जैसा ही समझा जाएगा। मिनी तो कुछ कहती नहीं, लेकिन पड़ोसन को तो मानो भूत चढ़ जाता है। वो तो कमर में दुपट्टा बांध कर रिद्धि से लड़ना शुरू कर देती है। हम लोगों जैसा मतलब कैसा? हाँ कैसा बोलो। अरे कैसी हो, कितनी बेइज्जती करवाने की सोच रखी है। कोई ना, करो 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 बेइज्जती, लेकिन आज तो सुनकर ही जाऊंगी कि मेरे जैसा मतलब कैसा। सास तो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। मीनी दोनों के झगड़े छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सास उसे रोक देती है। देख बेटा, तेरी भाभी बोलने से पहले सोचती नहीं कि क्या बोलना चाहिए। अब हम तो तेरे भाई का मुंह देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। तू भी चुपचाप तमाशा देख। और जैसा कि रिद्धि के ससुराल में हमेशा होता आया है, जीत पड़ोसन की ही होती है। और अंत में, निकल निकल मेरे घर से, बढ़िया आई काला सा मुंह लेकर। या तो पड़ोस भी काले लोगों का ही है, और जबान देखो, काली शक्ल है तो कम से कम बात तो गोरी कर। ना जी ना, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, बोली जाती है जो दिल क्या। अरे कायदे कानून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? बोली के कायदे कानून, और ये बात भी कौन कर रहा है, देखो तो जरा। एक दिन ननद रिद्धि के पास जाती है। भाभी वो मेरे कॉलेज में ना फंक्शन है, आपकी वो मोर पंख की रंगों वाली साड़ी दे दो ना, शाम को पहननी है। रिद्धि ननद को देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ननद भी हंसने लगती है। अरे तुम क्यों हंस रही हो? भाभी आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आप हंस रही हैं तो मैं भी हंस रही हूँ। सास दोनों बहू बेटी को हंसता देखकर खुश हो रही थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि ये हंसी बस थोड़ी देर की है। अरे क्या हो गया ननद भौजाई को, हम भी बता दो तो हम भी जरा समझ के हंसे। इनको मोर पंख के रंग वाली साड़ी चाहिए, शक्ल कलौटे कौवे जैसी, लेकिन साड़ी पहनेगी मोर पंखी वाली। तो देखा कैसे घर में फैला खुशी का माहौल पल भर में चौपट हो जाता है। अच्छा तो इसलिए हंस रही थी तुम? बेटा मिनी, ये लो 5,000 रुपए, जाकर बाजार से अपनी पसंद की साड़ी ले लो, और फिर शाम को तैयार होकर बाकी को दिखा देना कि कौन कैसा लगता है। और इस बार तो हर बात पर भाभी भाभी करने वाली ननद भी माँ के साथ चली जाती है।
पीछे से रिद्धि, हाय रे, हम क्या गलत बोल दिए जो माँ बिटिया मुंह फुला ली? हम तो सच्ची तो बोले थे। वैसे क्या बोले थे? कौवे जैसी शक्ल में मोर पंखी रंग की साड़ी। रिद्धि को अपने गोरेपन और सास और ननद के कालेपन पर अब मजाक बनाने की आदत आम हो गई। वो पहले तो अकेले में ये बात करती, लेकिन फिर एक रोज शादी में, क्या बात है बुआ जी, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। चलो बहू, तुम्हें हमारे खानदान में कोई तो सुंदर लगा। क्यों बहू, क्या कमी है मेरी भतीजी और भाभी में? वो भी तो कितनी सुंदर है। सुंदर? अरे काले काले लोग कहाँ से सुंदर लग गए बुआ जी आपको भी ना। बहू बोल रही थी और आसपास की औरतें उसे सुन रही थी। माँ भाभी को रोको ना, मुझे बेइज्जती फील हो रही है। भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे रिद्धि, जरा देख तो, अंदर राकेश आवाज दे रहा है तुझे। अरे रहने दे माँ जी, बुआ जी से मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का। बुआ जी चलिए ना, साथ में सेल्फी लेते हैं। वो क्या है ना, मेरी सहेलियां बोलती रहती है कि तेरे ससुराल में कोई गोरा नहीं है, तेरे ससुराल में कोई गोरा नहीं है। तो कम से कम उन लोगों को तो जवाब मिले क्या? अरे रहने दे बहू, मुझे नहीं खिंचानी तेरे साथ कोई फोटो। मेरी भाभी और भतीजी के साथ खींच तू मेरी। वैसे भी आज मेरा मायका मेरी भाभी ने संभाला है, नहीं तो कोई गोरी आती तो उसकी जबान भी ऐसी ही चलती। आओ भाभी, अरे दे खींच फोटो। बात तो बुआ की सही थी, भाई गोरी हो और ऐसी जुबान हो तो क्या फायदा। अब रिद्धि को बेइज्जती महसूस होती है, वो पति के पास जाती है। सुनो जी, जरा साइड आना। अरे क्या है ये, तुम्हारी बुआ तो बड़ी घमंडी है, मैं देख लूंगी इसे। आज के बाद हम लोगों के घर में ये घुस भी नहीं पाएगी। कैसी बात कर रही हो? बुआ के बिना तो मैं कभी नहीं रह सकता। पता है, बुआ अपने बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं, और मैं उन्हें घर आने से मना कर दूं, ये तो सोच भी मत लेना। वैसे हुआ क्या था? हुआ क्या? तुम भी सुनोगे तो तुम भी कहोगे कि मैं सही बोल रही हूँ। अरे मैंने तो उनके रंग रूप की तारीफ की थी। अरे भाई कोई तो दिखा तुम लोगों के खानदान में गोरा, तो उल्टा मेरे ही क्लास लगा दी, मेरे साथ सेल्फी तक नहीं ली। अरे ना ले सेल्फी, अब तो इनके साथ मेरी जूती भी ना ले सेल्फी। पति समझ जाता है कि आदत के अनुसार उसकी बीवी ने रूप रंग की बोली सुनाई होगी उसकी माँ बहन को। वो शांत रहता है। पूरी शादी में रिद्धि को कोई नहीं पूछता। रात को वो लोग घर आते हैं। घर आकर, माँ जी ये लीजिए लाल मिर्च, जरा फटाफट नजर उतार दीजिए मेरी। वो क्या है ना, आज इतनी सुंदर लग रही थी, कहीं किसी ने नजर ना लगा दी हो। सास मुंह बनाकर बहू की नजर उतारने में होती है कि सामने मिनी आ जाती है। माँ पता नहीं क्यों मुझे भी अजीब लग रहा है, जरा मेरी भी नजर उतार दो। रिद्धि को तो बस मौका मिल जाता है। तुम्हें कौन नजर लगाएगा? अरे तुम तो काली सी हो। देख बहू, बहुत हुआ, तेरी नजर उतर रही है ना। मिनी बेटा रुक जा, भाभी के बाद तेरी भी नजर उतार देती हूँ। सास बहू के उतारे मिर्च आग में रखती है, लेकिन कोई बदबू घर में नहीं फैलती। थैंक गॉड मुझे नजर नहीं लगी। सास फिर मिर्च लेके मिनी की नजर उतार कर जैसे ही आग में रखती है, पूरे घर में मिर्ची ही मिर्चों की महक फैल जाती है। हाय रे, मेरी बेटी को कितनों की नजर लग गई थी। अरे इसे किसकी नजर लग गई? ये तो काली कलोटी है, ऊपर से पहनकर भी गई थी लाल रंग। अब पास खड़े ससुर के सब्र की सीमा पार हो जाती है। वो बहू से कहते हैं, बहू तुमने उस दिन अपनी सास को बुरा भला कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पर क्या तुम जानती हो, जिस कमाई में मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया और आज यहां तक लाकर खड़ा कर दिया, जिस मीनी को तुम बोल रही हो, उसके पैर पड़े तो मेरी तरक्की इतनी हुई कि आज तक नहीं रुकी। मुझे नहीं पता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तुम्हारी सोच यही होगी। राकेश, तुम अपनी बीवी के साथ यहां से निकल जाओ। मैं अपनी बीवी और बेटी की बुराई किसी के मुंह से नहीं सुन सकता। ससुर, जो कि हमेशा रिद्धि को बेटी की तरह रखते, उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर रिद्धि रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी,
मैं समझ नहीं पाई थी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। पप्पी और मुक्ता दो बहनें। शादी के कुछ सालों बाद से ही दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बार पता है हम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मन था, तो इस बार इन्होंने टिकट करवा ही दी। अच्छा, हम तो हो आए हैं अमेरिका, न जाने कितनी बार। अब तो अमेरिका के नाम से ही मन उब गया है। हमारा तो पहली बार है। क्या बताएं मुक्ता, घूमना फिरना तो होता ही रहता है, लेकिन पता है ना, रोहन की पढ़ाई वो इतना पढ़ता है कि उसे कहीं जाने का मन ही नहीं करता। फिर क्या है ना मुक्ता, बच्चे कुछ नहीं बने तो दुनिया हमें ही कहेगी बस ये तो घूमते ही रहते थे। मुक्ता क्या कहती, क्योंकि मुक्ता का बेटा अभी पप्पी के बेटे रोहन से पढ़ने में कम अच्छा था। तो बात तो सुननी ही थी। मुक्ता मुंह बनाकर फोन रख देती है। क्या हो गया? पप्पी थी। तुम्हारी बहन अब क्या बोल रही थी? अब क्या टेंशन दे दिया? कुछ नहीं, बता रही थी कि हम अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन फिर अरे तुम क्यों हर बात उससे कहती हो? कितनी मुश्किल से अमेरिका जा रहे हैं, कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया है। अरे वो तो पैसे वाली है, तुम क्यों उससे कंपटीशन करती रहती हो? कैसे वो पैसे वाली है? हम भी तो पैसे वाले हैं, समझी? जो उसके पास है वो मेरे पास भी है। बड़ा घर, गाड़ी, बच्चा, पति, गहने। और क्या है उसके पास जो वो ज्यादा पैसे वाली है? दोनों बहनों के बीच हर एक चीज के लिए कंपटीशन होती रहती है। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता के घर आती है। अरे पप्पी, कैसे आना हुआ? फोन भी नहीं किया। पप्पी अपनी नई साड़ी का पल्लू लहराते हुए कहती है। वो क्या है ना, रोहन को मेडल मिला है उसके स्कूल में पढ़ाई के लिए, फर्स्ट जो आया है। इसीलिए उसके स्कूल तक आई थी, तो सोचा चाय पीते जाऊं। हाँ हाँ, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अभी चाय बनाती हूँ। पप्पी मुक्ता का सूट देख रही थी, जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जलन के मारे वो बोले तो बोले कैसे कि सूट अच्छा लग रहा है। ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। मेरे पास भी ना इसका गुलाबी रंग है। पप्पी मुक्ता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हो गया, सब ठीक है ना? इसमें गुलाबी? अरे 50,000 की है, तेरी गुलाबी 2,000 की है। मेरे साथ ही तो गई थी लेने। 50,000 की भी साड़ी होती है, ये तो मुक्ता ने पहली बार देखा था। वो पप्पी की साड़ी को हाथ लगाकर देखती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं समझ में आता। कपड़ा भी सेम है और डिजाइन भी, तो इसमें ऐसा क्या है जो 50,000 की है ये? अरे मनीष मल्होत्रा का स्टूडेंट है ना, उसने ये साड़ी डिजाइन की है सिर्फ मेरे लिए। मुक्ता के अंदर जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन पप्पी की तरह वो चालाक नहीं थी। अच्छा चलती हूँ, वो क्या ना, रोहन को आज रात में पार्टी करनी है उसके फर्स्ट आने की, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना भाई। पप्पी चली जाती है, लेकिन मुक्ता उसके जाने के बाद साड़ी के नशे में घूमती रहती है। वो सारी सोशल साइट पर चेक कर लेती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जहां से पप्पी ने साड़ी ली हो। फिर अगले रोज, अभी, ओ अभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस ये कार के मॉडल को रीडिजाइन कर रहा हूँ। बस यही फालतू की चीजें किया करो। अरे अपनी मौसी के बेटे को देखो, गोल्ड मेडल लाया है वो पढ़ाई में, लेकिन तू तो कुछ करता ही नहीं। अरे उसके जैसे बनने की कोशिश तो कर। मुक्ता बेटे को डांट ही रही थी कि उसका पति आ जाता है। यार क्या है मुक्ता, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, और ये कहाँ लिखा है कि गोल्ड मेडल लेने वाला बच्चा ही अच्छा करियर बनाता है? हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। वाह जी वाह, आपका साथ मिला है तभी तो वो सर पर चढ़ रहा है। ना पढ़ता है ना लिखता है, बस हवा में ही रहता है। पति मुक्ता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पप्पी के साथ कंपटीशन में इतनी पागल हो गई है कि उसे अपनी अच्छाई भी नहीं दिख रही। वहीं पप्पी के घर पप्पी पति से कहती है, पता है क्या हुआ, आज मैं ना मुक्ता के घर गई थी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो बताया नहीं था कि तुम मुक्ता के घर जाओगी। हाँ हाँ, नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारे बेटे रोहन की करतूत। अचानक से फोन आया स्कूल से कि उसने स्कूल का फर्नीचर तोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। अब वहां तक गई थी तो मुक्ता के घर भी चली गई।
सोचा थोड़ा आग में घी ही डाला हूं। ठीक नहीं कर रही हो तुम। देश विदेश के फोटो एडिट करके उस बेचारे को बताती रहती हो कि तुम विदेश में घूम रही हो। वो तो जल रही है ना, मजा आ जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अपनी बहन से कैसा कंपटीशन यार। तुम एक बार अमेरिका गई हो लेकिन उसे बार बार पुरानी फोटो दिखाकर जलाती रहती हो। कहती हो अमेरिका में हो, अमेरिका में हो। हाँ तो उसे भी तो देखो कैसे हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। दोनों ही बहनों का आपस का कंपटीशन घर के बहुत सारे पैसों को खत्म कर रहा था। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे जरा 5,000 देना। अरे क्यों? अभी परसों ही तो 10,000 लिया था। क्या काम है? वो मुझे ना पार्लर जाना है हेयर ट्रीटमेंट के लिए। पप्पी ने हेयर कलर कराया है तो मुझे भी कराना है। अरे लेकिन तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं। पप्पी के बाल अजीब से सफेद हो रहे थे। तुम्हारे तो नेचुरली अच्छे हैं, क्या जरूरत है? मैं इसका मत लगाओ, वो देखो बाल लहरा लहरा कर कैसे शो ऑफ करती रहती है। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है वो दिखावे के लिए मत करो। मुक्ता, वैसे भी नौकरी पेशा इंसान हूँ मैं। कहाँ से दिखावे के लिए इतना पैसा लाऊंगा? अभी भी बड़ा हो रहा है, कल को उसकी पढ़ाई लिखाई। खैर, मुक्ता को क्या लेना देना इससे। उसे तो अभी बस एक ही धुन थी कि किसी तरह वो पप्पी से ऊपर दिखे, ना ही नीचे ना ही बराबर। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता को फोन करती है। कैसी हो मुक्ता? काफी दिनों से कोई कॉल नहीं किया। क्या हुआ, हेयर कलर नहीं करवाया क्या? हाँ वैसे महंगा भी तो है, कहाँ हर कोई करवा सकता है। मुक्ता का पति स्पीकर पर रखे फोन पर पप्पी की बात सुन लेता है। मुक्ता पति को घूर कर देखती है। मुक्ता, कितने प्यारे बाल है तुम्हारे, बिल्कुल रेशमी। वरना पप्पी के बाल देखो कैसे सफेद हो गए थे। वो तो अच्छा है कि उसने रंग करवा लिया। पप्पी जीजाजी की सारी बात सुन लेती है। मुक्ता भी समझ जाती है कि पति क्या कहना चाहते हैं। अरे पप्पी, रखती हूँ फोन। वो क्या है ना, मेहंदी भिगोई है लगाने के लिए, बाल ड्राई फील हो रहे हैं ना। अच्छा फिर कॉल करती हूँ, हाँ बाय। फोन रखते ही मुक्ता और उसका पति जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो मुक्ता, जरूरी नहीं कि हर किसी की हम बराबरी कर सके, लेकिन हाँ, किसी से खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। और एक बात याद रखो, जो लोग तुम्हें जलाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं ना, उन्हें तो और जलाना चाहिए। सही बोल रहे हो आप। पप्पी ने हमेशा अपनी अमेरिका दिखावा किया, नए कपड़े गहने और सामान। लेकिन मेरे पास जो है वो तो कईयों के पास नहीं है। थैंक यू। सुरभि की शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि तभी उसकी सास सुमित्रा, ननद प्राची, देवर सोहन, ससुर मोहित उसको घेरे हुए बैठे थे। भाभी, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी मम्मी एक टाइम पर शेफ रह चुकी है। नहीं नहीं प्राची, मेरी मम्मी शेफ नहीं थी, बल्कि उनके हाथों का खाना अच्छा बनता था, इसलिए लोग उनके हाथों का खाना खाना पसंद करते थे। तो भाभी, जब आपकी मम्मी और लोगों को खाना बनाकर खिला सकती है तो वो हमें क्यों नहीं खिला सकती? क्यों पापा, मैं सही कह रहा हूँ ना? बात तो बिल्कुल सही कही तूने बेटा। अरे जब बाहर के लोगों को अपने हाथों का बना खाना खिला सकती है तो हम तो उनके अपने हुए। और वैसे भी बेटे के ससुराल वालों को खाना खिलाना तो अच्छी बात है। अरे आप सब कैसी बात कर रहे हैं? बेचारी बहू को इस तरह घेरे बैठे हैं और सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। बहू तो एक काम कर, जा अपने कमरे में, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, इनकी तो आदत है फालतू बोलने की। अरे हम फालतू थोड़ी ना बोल रहे हैं, बल्कि सच्ची तो बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बहू, अगर हम तुम्हारे घर आए कभी तो क्या तुम हमें भूखा छोड़ दोगी? नहीं ना, तुम हमें खाने को तो दोगी ही। पर जब हम वही खाना तुम्हारे हाथों की बजाय तुम्हारी माँ के हाथों का खाए तो इसमें कौन सा गुनाह है? नहीं बाबूजी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप जब भी घर पर आएंगे तो माँ आपको अपने हाथों से ही खाना बनाकर खिलाएगी। अच्छा आप सब यहीं बैठिए, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना बोलकर सुरभि वहां से उठकर चली जाती है। एक दिन सुरभि जब खाना बना रही होती है तो उससे कुछ रोटियां जल जाती है, जिन्हें देखकर सुमित्रा कहती है, बहू तू ये रोटियां हमारे लिए ही बना रही थी ना, क्योंकि देखकर लग ही नहीं रहा कि ये इंसानों के लिए खाना बनाया है। अरे बहू तुझे क्या हमसे कोई दुश्मनी है? नहीं नहीं माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो?
भला मुझे क्या आपसे दुश्मनी हो सकती है? आप सब तो मेरा परिवार हो। वो तो पता नहीं आज रोटियां कैसे जल गई। बहू, मुझसे तो ये खाई नहीं जाएगी जली हुई रोटियां, और अब तो आटा भी खत्म हो चुका है। माँ जी, मैं अभी दुकान से आटा ले आती हूँ ना। बहू, अब क्या यही बचा है करने को कि तू बार बार जली रोटी बनाकर खाना बर्बाद करे और हम आटा लाते रहे? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आज ही तो रोटियां जली है, रोज रोज थोड़ी ना जलती है। हाँ बहू, तभी तो मैं आज ही बोल रही हूँ। वैसे तेरी ये जली हुई रोटियां देखकर मेरी तो भूख ही मर गई। मैं आज खाना नहीं खाने वाली, और मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी खाना खाएगा। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि बहुत परेशान हो जाती है। तुरंत अपनी माँ अनीता से मिलने चली जाती है। अपनी बेटी को घर आया देखकर अनीता को बहुत अच्छा लगता है। अरे सुरभि बेटा, आज यहाँ तू तो घर से क्या आ गई? ये घर बहुत सुना हो गया है तेरे बिना। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। ऐसा मन करता है कि तुझे बुला लूं, लेकिन बार बार बुला भी तो नहीं सकती ना। मुझे भी आपकी बहुत याद आई माँ। मेरा भी वहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा? तू कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना वहाँ? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो बता मुझे, मैं बात करती हूँ उससे। माँ, सब ठीक तो है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को कहीं से पता चल गया कि आप बहुत अच्छी रोटियां बनाती हो, तो बस उनका मन हो रहा था आपके हाथ की रोटियां खाने का। मुझे लगा कि अब मेरे ससुराल वालों को आपके हाथ की रोटियां इतनी अच्छी लग रही है तो एक बार उन्हें खिला ही देती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बना देती हूँ। वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से बनाकर तुझे दे देती हूँ ताकि तू भी जल्दी से अपने घर चली जाए। हाँ माँ। अनीता जल्दी से रोटियां बनाती है और सुरभि को देती है। सुरभि के ससुराल वालों को रोटियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि आटा लगाने जा रही होती है, तभी वहां उसके ससुर आते हैं। बहू, आटा लगा रही है? जी पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि आज सबके लिए मैं आलू के पराठे बना दूँ। आपको पसंद है ना? हाँ बहू, पसंद तो है, लेकिन मैं आलू के पराठे खाता नहीं हूँ। तू एक काम करना, अपनी माँ से रोटियां लेकर आ जा बेटा। आज तो मैं वही खाऊंगा। जी ठीक है पापा जी। सुरभि अपने ससुर की बात मान जाती है। तभी वहां उसकी ननद आती है। भाभी, जब आप अपनी माँ के घर से रोटियां ला ही रही हो तो एक काम करो ना, अपनी माँ से बोल देना आलू के पराठे बनाने को। अब क्या यहाँ बनाओगी? इससे तो अच्छा वहाँ आपकी माँ ही बना दे। और एक काम करो, अपनी माँ को ना फ़ोन करके बोल दो बनाने को, और फिर जल्दी से निकल जाओ ताकि जल्दी जल्दी आ भी सको ना आप। अरे लेकिन मेरी माँ भी कितना बनाएगी? मैं यहाँ बना तो रही हूँ ना सबके लिए। भाभी, आप बनाओ या आपकी माँ बनाए, बात तो एक ही है ना। वैसे भी मैं तो यही सोचकर बहुत खुश हो रही हूँ कि आपकी माँ के हाथों की जब रोटियाँ इतनी अच्छी होती है तो आलू के पराठे कितने अच्छे होंगे। भाभी, अब देर मत करो, जल्दी जाओ ना अपनी माँ के घर। सुरभि को अपने ससुराल वालों के कहने की वजह से बार बार अपनी माँ के घर से रोटियां लानी पड़ रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब ये रोज का ही हो जाता है। हर रोज सुरभि रोटी लेने अपनी माँ के घर चली जाती। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर अनीता सुरभि से कहती है। सुरभि, ये क्या है? अरे एक दिन का तो चल जाता है, लेकिन यहाँ तो रोज का ही हो गया है। तेरे ससुराल वाले रोज मुझे यहाँ रोटियां बनाने के लिए बोल देते हैं क्या? माँ, मैं क्या करूँ? पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मेरे ससुराल वाले गलत कर रहे हैं। अरे रोज आपके घर से रोटी लाने के लिए भेज देते हैं, बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, लेकिन ससुराल वाले मायके की रोटी खाए जा रहे। हद है ये तो। अनीता और सुरभि दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तुरंत अनीता सुरभि के घर चली जाती है और सबसे कहती है। माफ करना, वो क्या है ना, मेरे घर पर गैस खत्म हो गई थी और कुछ बनाने के लिए था भी नहीं, तो मैंने सोचा अब तक ससुराल वालों को बेटी के मायके का आटा खिलाया है, अब मैं भी बेटी के ससुराल का कुछ खाने आ जाती हूँ। लेकिन बहन जी, आप तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीती तब खाना कैसे खाएंगी आप? ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन पुराने रीति रिवाज में कब तक बंद कर रहेंगे हम लोग? हमें ही तो पुराने रीति रिवाज, घिसी पिटी बातें तोड़नी पड़ेगी ना। और वैसे भी आप लोग तो इतने मॉडर्न हैं,
आप लोग थोड़ी ना किसी बात के लिए मना करेंगे। आप लोगों को तो अच्छा ही लगेगा ना कि आप मुझे खाना खिलाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी हमारे घर पर तो कुछ बना ही नहीं। बनाने ही तो क्या हुआ, बन जाएगा खाना। सुमित्रा बहन यहीं पर है, प्राची भी है, ये दोनों मिलकर बना लेंगी। तब तक मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर बेटी से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। क्यों, सही रहेगा ना ये? हाँ सही है। मैं ना आपको बताना भूल गई। वो क्या है ना, मैं जिस घर पर रहती थी उस मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है। तो अब मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगी, मतलब अब से कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने दिन हो सकते हैं, लेकिन अब यहीं पर मेरा खाना पीना होगा। और इतना तो मुझे भरोसा है अपनी बेटी के ससुराल वालों पर कि मेरे यहाँ रहने से उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल। अब तक जिस रिश्ते का आदर करते हुए अनीता अपनी बेटी की बात मान रही थी, अब इस रिश्ते का आदर करते हुए सुरभि के ससुराल वाले को भी अनीता की बात माननी पड़ती है। और उसके बाद वो कभी भी अनीता के हाथ की रोटियां खाने को नहीं कहते।